नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ पहलुओं पर बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के 2-3 दिन बाद कुछ जद्दोजहद के बाद आखिरकार आज राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो गई। तो ये कह सकते हैं कि 4 महीने तक तकरीबन 4 महीने तक जो नाटक चला उसका एक पटाक्षेप जैसा कुछ हुआ। तो इस जी, नाटक से राहुल गांधी की इमेज कुछ ऊपर हुई या भाजपा को कुछ लाभ हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए इसमें भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि कुल अगर जोड़ बाकी पूरा लगाया जाए, तो भाजपा वाले भी सोच रहे होंगे कि उनको इसमें नुकसान हो गया है। इससे राहुल गांधी के प्रति लोगों में और जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो, और जो चुनाव जब नजदीक आता है, धीरे-धीरे उनका राजनीतिकरण थोड़े दिनों के लिए अस्थायी तौर पे ही सही लेकिन होने लगना है। चुनाव के बाद फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। उन सब लोगों में राहुल गांधी के प्रति एक नई सिरे से नई रुचि पैदा हो गई है। अब राहुल गांधी जब संसद में बोलेंगे तो वो हर बार जब बोलेंगे तो लोग उनको पहले के मुकाबले अधिक उत्सुकता से देखेंगे। खास तौर से जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी तो राहुल गांधी सबकी उत्सुकता के केंद्र होंगे। वो कांग्रेस के स्टार स्पीकर होंगे। मैं तो मानता हूं कि वो पूरे अविश्वास प्रस्ताव के भी स्टार स्पीकर होंगे। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को काफी जितनी उनमें वक्तृत्व क्षमता है, भाषण देने की जितनी भी कला है, सबका मुजाहरा करना होगा। तब फिर वो राहुल गांधी की जो अभी स्टार पर्सनैलिटी जो अचानक बन गई है, अ, इस लोकसभा से जो जबरदस्ती उनकी गैरहाजिरी थी, इसके कारण तो वो उसका मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर कहीं राहुल गांधी ने अच्छा भाषण दे दिया, वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे ये हम लोग देखेंगे। कभी उन्होंने अच्छा भाषण उन्होंने दे दिया तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि राहुल गांधी अगर अपने पुराने मुद्दे, अदानी वाले मसले को, मोदानी, इसको मोदानी नाम दिया गया है, मोदी प्लस अदानी, मोदानी वाले मसले को उठा पाए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान और उसको मणिपुर के साथ जोड़ पाए और मोदानी और मणिपुर को महंगाई और बेरोजगारी के साथ जोड़ पाए, तो राहुल गांधी उस माहौल बंदी की शुरुआत कर देंगे जो दरअसल इंडिया जैसे मोर्चे का एक जरूरी लक्ष्य है। ये आज जो एक और घटनाक्रम हुआ वो ये कि निशिकांत दुबे ने संसद में एक मामला उठाया, बाद में अनुराग ठाकुर ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि न्यूज क्लिक का को कुछ पैसा मिलता है चीन से और शायद राहुल गांधी को मिलता है, कुछ ऐसी खबर का जिक्र उन्होंने किया जो विदेशी मीडिया में छपी थी। तो इस तरह के जो हमले हैं, क्या ये भाजपा की बेचैनी को दिखाते हैं? देखिए ये सब तिकड़मबाजी है। ये सब जो हो रहा है ये एक तिकड़मबाजी है और इस तिकड़मबाजी में कोई दम नहीं होती है। ये केवल ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी को जो प्रमुखता मिल रही है, अब एक ऐसा शोषा छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि अगर किसी को चीन से अवैध पैसा आता है तो उसके लिए संसद में मसला उठाने की जरूरत है या उसके लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है? गृह मंत्रालय को अगर मान लीजिए अगर चीन से वैध पैसा आता है तो संसद में मसला उठाने का मतलब ही क्या है? और अगर उससे अवैध पैसा आता है, राहुल गांधी को अगर अवैध पैसा मिल रहा होगा या किसी और जरिए से मिल रहा होगा तो अभी तक सरकार ने उनको छोड़ा होता। ये सिर्फ एक इसको कहते हैं स्पिन डॉक्ट्री। ये सिर्फ पूरी, चूंकि राहुल गांधी को एक विशेष प्रमुखता मिल रही है और उस प्रमुखता मिलने के पीछे में बीजेपी का किया हुआ काम है, तो बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। तो उसको थोड़ा सा कुछ मोड़ दे दिया जाए, थोड़ा भटका दिया जाए उसको, इसके लिए ये सब तिकड़मबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं। एक बात जो मेरे मन में अक्सर आती है, एक सवाल के रूप में ये बात आती है कि क्या हम जैसे आप बहुत दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं, कई दशकों से, तो क्या जी, ये मोड़ जो है भारतीय राजनीति का पिछले 2-3 महीनों से या भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, कि क्या हमें मान सकते हैं कि ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ से नरेंद्र मोदी थोड़े ढलान पर हैं या फिर नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक प्रीपोल अलायंस बना है, एक चुनाव पूर्व गठजोड़ बना है, वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उससे निकट भविष्य में भारतीय राजनीति को एक मोड़ मिल सकता है, नया मोड़ आ सकता है उसके अंदर। लेकिन अभी उसमें बहुत सारा काम करना बाकी है विपक्ष को। ऐसा नहीं है कि केवल वो मोर्चा बना लेने से ही और कुछ वक्तव्य दे देने से भर से ही या एक जगह खड़े होकर तस्वीर खिंचा लेने से भर से ही पूरा काम हो गया है। दरअसल ये तो काम, पहला कदम रखा गया है। अभी उन्हें उस रास्ते पे बहुत चलना है। अभी जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था
वो मोड़ तब पूरा होगा जबकि कांग्रेस 188 सीटों पर भाजपा से अकेले संघर्ष करने की एक पुख्ता रणनीति विकसित करेगी। ये मोड़ तब पूरा होगा जब करीब पौने 200 सीटों के ऊपर जहां पर अलायंस करना बहुत कठिन है, वहां पर कांग्रेस अलायंस करने की युक्तियां खोज निकालेगी। और ये दोनों काम कांग्रेस को करना है, ये दोनों काम राहुल गांधी को करना है, दोनों काम सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है, और किसी को नहीं करना है। तो ये बहुत, कांग्रेस को 188 वो और 175 सीटें वो, इतनी सीटों पर, यानी 350 से ज्यादा सीटों के ऊपर कांग्रेस को चुनाव लड़ने की कुशलता, चुनाव जीतने की कुशलता और गठजोड़ बनाने की कुशलता, इन सबका प्रदर्शन करना होगा। देखिए 2024 की लड़ाई का मुख्य योद्धा कौन है? मुख्य योद्धा कांग्रेस है। बाकी सबकी भूमिका आनुषंगिक होगी, पूरक भूमिका होगी, कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका होगी बाकी सबकी, और किसी की देखिए उसमें। और ये इसलिए नहीं कि कांग्रेस की मैं तरफदारी कर रहा हूं, राहुल गांधी की तरफदारी कर रहा हूं। आप जानते हैं मैं कांग्रेस और राहुल गांधी का प्रशंसक नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय राजनीति की संरचनात्मक स्थिति है, जो भारत में जो पार्टी प्रणाली है, जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम में जिस तरीके से राजनीतिक शक्तियों का बंटवारा है, जो पूरा विन्यास है, उस विन्यास के कारण कांग्रेस ऐसी स्थिति में है। कांग्रेस ही इंडिया नामक मोर्चे की एंकर पार्टी बन सकती है, और कोई दूसरी पार्टी एंकर पार्टी बनने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई एक ऐसी पार्टी होती, इसकी 4 राज्यों में सरकार होती या 4-5 राज्यों की पार्टी होती, तब वो कांग्रेस से प्रतियोगिता कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है परिस्थिति। आज की परिस्थिति में कांग्रेस ही वह प्रमुख अगाऊ भूमिका का निर्वाह कर सकती है, और कांग्रेस, भाजपा इतनी शक्तिशाली भी नहीं है। एनडीए के अंदर भाजपा की जो ताकत है वो कांग्रेस की इंडिया में ताकत नहीं है, क्योंकि इंडिया में दूसरी शक्तियां भी बड़ी बड़ी हैं, एनडीए में दूसरी शक्तियां बहुत छोटी छोटी हैं। तो वहां पे भाजपा अपने तरीके से उनसे काम ले सकती है, अपनी शर्तों पर एनडीए चला सकती है। यहाँ पे कांग्रेस को अपनी शर्तें मनवानी भी होंगी और दूसरों की शर्तें माननी भी होंगी। देखिए पिछली बार हम लोगों ने हिसाब किताब लगाया था, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, पंजाब की 13 सीटें और दिल्ली की 7 सीटें, 100 सीटें तो ये हो गई। उसके बाद में अब आप और आगे बढ़िए तो आप पाएंगे कि उड़ीसा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, उधर केरल के अंदर, इधर पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के ऊपर, इन तमाम जगहों पर गठजोड़ करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि राजनीतिक हितों का टकराव साफ दिख रहा है उसके अंदर। तो इस राजनीतिक हितों के टकराव से कांग्रेस किस तरह कतरा के निकलेगी और किस तरह इस गठजोड़ की एकता सुरक्षित रहेगी, ये देखने की बात है। अगर इन इलाकों में गठजोड़ की एकता सुरक्षित नहीं रह पाई तो क्या होगा? जहां कांग्रेस भाजपा से डायरेक्ट टक्कर में है, बाकी लोग चिढ़ के वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करना शुरू कर देंगे, और वहां फिर वोट कटवाओं की लाइन लग जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप ऐसे, गुजराती है मान लीजिए, पहले तो एक जमाने में केवल गुजरात कांग्रेस बनाम भाजपा होता था, लेकिन अब वहां आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अब आम आदमी पार्टी का भी कुछ ना कुछ तो वहां पर दावेदारी है ही। अगर आप दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए जमीन छोड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी वहां आपके लिए जमीन छोड़ देगी। तो ये तो इस तरह का लेन देन होशियारी से करना पड़ेगा कांग्रेस को। और देखिए ये सब पूरा अब अस्तित्व का सवाल बन गया है। जैसा मैंने वो कहानी सुनाई थी कि जब शिकारी कुत्ते से कहता है कि भाई आपने हिरन को क्यों नहीं पकड़ा, तो कुत्ता कहता है कि भाई हम तो आपके हंटिंग प्लेजर के लिए दौड़ रहे थे, वो हिरन जो है वो तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तो विपक्ष को जान बचाने की चिंता है। अगर मोदी जी 2024 का चुनाव भी पूर्ण बहुमत के साथ जीत गए, यानी भाजपा को अकेले पार्टी के तौर पर पूर्ण बहुमत मिल गया और एनडीए के मिला के भाजपा के 350 या उससे ज्यादा सीटें हो गई, तो 2029 तक विपक्ष की जो मौजूदा शक्ल सूरत आप देख रहे हैं, ये नहीं रहेगी। वो कोई और ही विपक्ष होगा कि नहीं होगा ये सब सोच की बात है। अगर होगा, मान लें विपक्ष होगा भी, तो वो कुछ और ही होगा। बहुत सारे नेता इसमें से रिटायर हो जाएंगे, बहुत कुछ का कुछ हो जाएगा। बिल्कुल आप 2029 में बिल्कुल राजनीति का एक नया चेहरा देखेंगे। इसलिए अगर इन लोगों को राजनीति में अपनी राजनीति की रक्षा करनी है, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना है, तो 2024 के चुनाव में ही इन्हें कुछ कर गुजरना होगा। ये जो कांग्रेस का जहां सीधा मुकाबला है भाजपा से, जैसे मध्य प्रदेश में, तो वहां पर अभी हाल के समय में कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया
और ट्विटर पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई कि राहुल गांधी तो एक तरफ बात करते हैं अलग तरह के मूल्यों की, और यहाँ पर वो एक ऐसे संत को बुला रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या संत कोट अनकोट नहीं है। तो क्या आपको एक बेहतर ये चुनावी रणनीति लगती है, या फिर ये सैद्धांतिक विचलन लगता है? देखिए, ये सब जो होता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भी इन बातों को लेके बहुत आलोचना होती है कि वो मान लीजिए हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ कर दिया था। ये सब यहाँ भी तो हो चुका है दिल्ली में, इसलिए भी आलोचना होती है। फिर ये इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। फौरी राजनीति की कुछ ज़रूरतें होती हैं और वो सैद्धांतिक दबाव जो होते हैं, उनके परे जाती हैं फौरी राजनीति की ज़रूरतें। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाई है? उनके जो प्रमुख विचारधारात्मक मुद्दे थे, उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 10 साल से ज्यादा राजनीति की है लगातार। घोषित रूप से उन मुद्दों को छोड़ दिया। घोषित रूप से कहा कि हम अपना पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे। अपनी पार्टी को वो एकजुट भी उन्होंने रखा और अपने कार्यकर्ताओं में ये भरोसा भी पैदा किया कि जब कभी मौका आएगा तब इन मुद्दों को फिर हम मजबूती के साथ लागू करेंगे। तो आज भी क्या जो अपने आप को हिंदूवादी मानते हैं, वो क्या आज भाजपा की निंदा नहीं करते? इस देश में ऐसे कई बुद्धिजीवी हैं, कई लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे कहते रहते हैं कि भाजपा हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से हिंदुओं को नुकसान हो रहा है। ये लोग हिंदू दृष्टि के प्रतिनिधि नहीं है। भाजपा की भी इस तरह निंदा होती है। उसी तरीके से सेकुलर, वामपंथी और लिबरल किस्म का जो लिबरल किस्म के जो एक्टिविस्ट टाइप के और दूसरे सोशल मीडिया पर सक्रिय बुद्धिजीवी और तथाकथित प्रवक्तागण हैं, वो सब ये खोजते रहेंगे फलाने राजनीति ने ये किया, उसने देखिए हनुमान, उसने देखिए वहां मंदिर चला गया, ये चला गया। ये सब इस तरीके से नहीं होता है। अभी नीरजा चौधरी ने जो किताब लिखी है, इसका शीर्षक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। अगर आप उस किताब को देखेंगे तो उसमें तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने 80 के चुनाव में 77 की बहुत बुरी पराजय के बाद कैसे वापसी की अपनी, और उस वापसी को करने में उन्होंने क्या क्या किया, किस हद तक गई। उन्हें लग गया था कि जो इमरजेंसी में नसबंदी वाले मसले को लेकर मुसलमान उनसे बहुत नाराज हैं और उन्होंने 77 में उन्हें वोट नहीं दिया, तो उन्होंने हिंदुओं में अपना आधार बनाया और उसके बाद वो 350 से ज्यादा सीटें लेके 80 में वापस आई। जो 77 में जो महिला खुद चुनाव हार गई थी, वो 2.5 साल के अंदर उसने पहले जनता पार्टी तोड़ने में एक कुशल राजनेता की तरह अपनी अपनी चालें चली और जनता पार्टी तोड़ने में उन्होंने जिन राजनयन ने उन्हें हराया था, उन्हीं राजनयन की मदद से उन्होंने जनता पार्टी तोड़ी या उनको प्रोत्साहित किया। और फिर हिंदुओं में बिना बहुत ज्यादा प्रो हिंदू समर्थक हुए बिना, बहुत ज्यादा मुसलमान विरोधी दिखे बिना, उन्होंने एक ऐसी राजनीति की जिसको हम लोग ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति थी, और वो 350 सीटें लेके आई। फिर उनकी हत्या हो गई। उसके बाद में फिर राजीव गांधी ने उनकी हत्या की लहर पर सवार होकर उन्होंने 450 से ज्यादा सीटें प्राप्त की। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजनेता जिस तरीके से काम करते हैं, उनको फौरी राजनीति के दबावों का सामना करना पड़ता है। अब आप इस तरह सोचिए, जब किसान आंदोलन, मैं आपको और थोड़ा घुमाता हूं इसमें, किसान आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त जाटों की जो खाप पंचायतें होती थी तो बहुत से लोगों को बड़ी प्रगतिशील और अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो किसान आंदोलन को समर्थन दे रही थी। अच्छा, फिर वो ये वही खाप पंचायतें हैं जो कि लैंगिक हिंसा के लिए भी जानी जाती है। अच्छा, अब उन्हीं खाप पंचायतों में एक जगह अभी एक बिरादरी की पंचायत हुई, उसने मुसलमानों का बायकॉट करने की मांग कर दी। तो अब जो विचारधारात्मक रूप से एक लेफ्ट लिबरल सेकुलर बुद्धिजीवी बैठा हुआ है, वो कभी कभी उसे खाप पंचायतें अच्छी लगेंगी, कभी उसे खराब लगेंगी, क्योंकि उसका जो खांचा है उसमें तो खाप पंचायतें फिट होने को तैयार नहीं है। खाप पंचायतों का अपना रवैया है। तो जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है, जो प्रैक्टिकल समाज नीति, व्यवहारिक समाज नीति होती है, वो दूसरे तरीके से चलती है। वो आइडियोलॉजिकली नहीं चलती है। कोई भी गठजोड़ नहीं बनता है आइडियोलॉजिकली। जैसे ही आपने पॉलिटिकल अलायंस किया, इसका मतलब है आपको अपनी आइडियोलॉजी को या तो घटाना पड़ेगा, उसको तरल करना पड़ेगा, या उठा के ताक पर रख देना पड़ेगा कुछ। बिना उसके नहीं हो सकता। गैर कांग्रेसवाद जो बहुत सबसे पहला
67 में जो गठजोड़ हुआ तो उसमें देखिए सीपीआई और कांग्रेस और समाजवादी, सीपीआई, जनसंघ, समाजवादी और कांग्रेस से निकले हुए लोग सब एक मंच पे बैठे हुए थे, मिलजुल के चुनाव लड़े, चुनाव जीते और मिलजुल के सरकार चलाई। तो इस तरीके से नहीं होता है जिस तरह से ये सब ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर ये जो आलोचनाएं होती है, एक व्यक्ति बैठ के बहुत सारे विचारधारात्मक फतवे दे सकता है, उनका कोई मतलब नहीं मेरी निगाह में। तो ये कह सकते हैं कि क्या कि अभी हाल की कांग्रेस की जो थोड़ी कमजोरी है, उसका कारण यह भी है कि वो अपने आप को हिंदुओं से थोड़ा दूर दिखाने में या हिंदुओं से जुड़ा हुआ दिखाने में सफल नहीं हो पाए। जैसे 1985 में किसकी कमजोरी है? ये कांग्रेस की क्या कमजोरी मानी जा सकती है? क्योंकि 1985 में तो देवरस ने एक बार कह दिया था कि कांग्रेस ही हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। फिर धीरे-धीरे करके मुसलमान पहचानने के साथ या तो भाजपा ने चस्पा कर दी या फिर ये अपनी भाई गलतियाँ हुआ ये कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीत लिया, 2014 का चुनाव जीत लिया, उसके बाद में एक एंटनी कमेटी बनी। तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में ये आया कि कांग्रेस की एक मुसलमान समर्थक पार्टी के तौर पर छवि बन गई। मैं सहमत नहीं हूं इस बात से, मैं एंटनी कमेटी की इस रिपोर्ट से सहमत नहीं। और उसके बाद में उसको ओवर कंपेंसेट करने के लिए, बहुत ज्यादा उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ये सब राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाते नजर आए, ये सब करते नजर आए। इससे क्या लाभ हुआ राहुल गांधी को? भाई राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने ये सब किया था। गुजरात चुनाव में हुआ, कुल मिलाकर क्या लाभ हुआ? सारी चीजें बेकार हो गई। इनसे नहीं होता है। देखना ही चाहिए था कि कब मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कैसे बढ़ाया जाए, अपने संगठन को दुरुस्त, बजाय इसके कि अपने संगठन को मजबूत किया जाता, बजाय इसके कि छोटी छोटी लड़ाइयां जीती जाती और बड़ी लड़ाइयों के लिए अपने आप को तैयार रखा जाता, बजाय इसके कि कांग्रेस ने एक बड़ा चुनौती मोदी के सामने फेंकी और कहा कि हम तो तुमसे भी बड़े ब्राह्मण हैं, हम तो जनेऊ भी धरते हैं, हमारा तो एक जुगोत्र भी है, ये सब वगैरह किया। इसका कोई लाभ नहीं हुआ कांग्रेस को, सब बेकार की बात है। अब कांग्रेस के सामने 2024 की चुनौती से पहली उससे बड़ी चुनौती ये है, उसे तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, उसे छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतना चाहिए गारंटी के साथ, उसे मध्य प्रदेश का चुनाव गारंटी जीतना चाहिए, उसे राजस्थान का चुनाव गारंटी जीतना चाहिए। इनमें से किसी भी चुनाव में कांग्रेस का अगर खराब प्रदर्शन हुआ तो जो कांग्रेस को जो एक गतिशीलता प्राप्त हुई है, वो गतिशीलता में तुरंत ग्रहण लग जाएगा। कांग्रेस एक भी चुनाव में खराब प्रदर्शन किया कांग्रेस ने तो वो कांग्रेस उसकी भरपाई नहीं कर पाई क्योंकि समय नहीं है। तो ये जो विचारधारात्मक बातें होती हैं, ये सब बातें होती हैं, इन पे बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे से इनको निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल सब बेकार की बातें हैं। मैं इनसे कभी भी प्रभावित नहीं होता हूं। ये उन लोगों की बातें होती हैं जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं है, जो अपना एक खांचा बनाए हुए हैं और उसी खांचे में पूरे देश को देखना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्हें दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखता। एक आखिरी सवाल, जो नूह में हिंसा हुई है और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम होता हुआ दिख रहा है हरियाणा में, उससे जुड़ा हुआ है। आज दुष्यंत चौटाला का एक लंबा इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है जिसमें उन्होंने काफ़ी निराशा जताई है इस तरह की हिंसा पर, और उनके कुछ और बयान आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो हरियाणा की सरकार से अलग हो जाए। खैर वो तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन क्या इस तरह की हिंसा भाजपा को ध्रुवीकरण करने में ज़्यादा मदद देगी और उससे राजस्थान भी बदलाव हो सकता हिंसाएं है? आयोजित इसीलिए करवाई जाती हैं कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। न केवल उस इलाके में ध्रुवीकरण होगा बल्कि उसकी तरंगें दूर दूर तक फैलेंगी। अब वो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो मेवात का इलाका है, उसमें 70, 80, 85% मुसलमान रहते हैं और ये सब लोग बिट्टू बजरंगी और मोनू मनेसर वगैरह इस तरह के बयान जारी कर रहे थे कि चलिए वैसे मुसलमानों के गढ़ पे चढ़ाई करते हैं। इस प्रकार से एक मतलब मुहिम चला रहे थे। तो अगर वहां पर चढ़ाई करेंगे तो हिंदू शक्तियों ने मुस्लिम गढ़ के ऊपर देखिए हमला किया वहां पर, इस तरह की एक भावना फैलेगी और हिंदुओं में एक जोश पैदा होगा, फिर मुसलमान भी प्रतिक्रिया करेंगे, उससे फिर हिंदुओं में जोश पैदा होगा और क्रिया और प्रतिक्रिया की एक पूरी क्रिया और प्रतिक्रिया का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाएगा। तो ऐसी मंशाएं होती, ऐसे मंसूबे होते हैं इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन ऐसे मंसूबे हमेशा आपकी मर्जी से पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि राजनीति जो है वो आपकी मर्जी से नहीं चलती है। एक जमाने में जब बाबरी मस्जिद, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तब ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया का ऐसा सिलसिला दिखाई पड़ता था, लेकिन आप देखिए उसके बाद से फिर कभी भी नहीं हुआ ऐसा। जो 90 के दशक के 1990 के इर्द गिर्द जो घटनाक्रम हो रहा था, बाद में उस घटनाक्रम के राजनीतिक फलितार्थ हुए, उसके लाभ नुकसान हुए पार्टियों को, लेकिन उस प्रकार का सीन फिर दोबारा कभी नहीं हो रहा। तो जो एक बार हो जाता है
बार-बार कोशिश की जाती है कि उसी को दोबारा दोहराया जाए, लेकिन वो बन नहीं पाता है उस तरह से। लेकिन आप ही की एक थीसिस है कि लगातार एक सांप्रदायिक हिंसा की जो लौ है और जलाए रखने की कोशिश करती है भाजपा और जो नू सपा। वाली घटना है उस थीसिस के खिलाफ जाती है। नू वाली घटना में एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक घटना बनाने की कोशिश की। वो एक बहुत बड़ा एक सांप्रदायिक विस्फोट करना चाहते थे कि उससे पूरा जो एनसीआर का रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है पूरा का पूरा, ये प्रभावित होगा। वो राजस्थान तक उसकी लपट जाएगी, उत्तर प्रदेश में उसकी लपट आएगी, दिल्ली में भी उसकी लपट आएगी, हरियाणा में भी उसके उसकी उसकी आंच पहुंचेगी। ये सब करने की एक बहुत बड़ी मतलब एक दूसरी जैसा कि राम जन्मभूमि आंदोलन था ना, उस तरह का एक बड़ा सांप्रदायिक विस्फोट करने की कोशिश थी। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक किसी तरह सांप्रदायिक कड़ाव खदबदाता रहे, ये कोशिश अलग चीज़ है मतलब, हैं? लेकिन वो बिल्कुल इस तरह की कोशिश थी। अभी तो आज की जो हमारी बातचीत है उसको हम यहीं विराम देते हैं और इसमें जो मुख्य बात जो आगे की बातचीत में हम देखेंगे शायद कल की बातचीत में और अभी राज्यसभा में बहस चल रही है कि जो दिल्ली का विधेयक है, दिल्ली से जुड़ा हुआ, उस पर क्या नतीजा आता है और हुँ, अन्य कई सारे मुद्दे हैं जो कि भारतीय राजनीति में घट रहे हैं, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। अभय सर जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।